टेल्स ऑफ ग्रेट डीप के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इसके दूसरे नंबर की कहानी को, जिसकी शुरुआत में हम एक नॉर्मल सी डाइनिंग टेबल पर काफी सारे खाने की फोटोज को देखते हैं जो कि प्रिंट करके निकाली गई होती है। और हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर कहता है, आखिरकार खाने की सारी फोटोज तैयार हो चुकी है। साला ये दिखने में भी कितना ज्यादा लजीज लग रहा है और इसी के साथ अब मैं पूरे तरीके से तैयार हो चुका हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा ये सारी तैयारी अपने दोस्तों के लिए कर रहा है, जिनको अपने घर पे बुला के वो डींगे मारना चाहता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसके घर पे उसके लुक्खे दोस्त भी आ चुके होते हैं, जो कि असलियत में सिर्फ नाम के ही दोस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ फोकट का खाना खाने आए हैं। और ये लोग हमारे एमसी से पूछते हैं कि क्या साले यहाँ पर खाना ठीक से बन चुका है। तो हमारा एमसी जवाब देता है, अबे सालो तुमको अपने भाई पे भरोसा नहीं है, जरा नजर घुमा के देखो, ये 56 भोग मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किए हैं। और ये सारे लजीज पकवान देखकर उन लुक्खे दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त वो लोग इतने ज्यादा शौक होते हैं कि उनको कुछ डिशेस के बारे में तो पता ही नहीं होता कि आखिर ये कौन सी सब्जी है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि आखिर इस बंदे ने ये सब किया कैसे। और फिर हमारा एमसी अपने मन में कहता है, हाहा मेरे पास एक ऐसा प्रिंटर है जिससे प्रिंट की गई तस्वीर एक असली ऑब्जेक्ट बन जाती है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ना ही यहाँ पर सिस्टम है और ना ही 2 बॉडीज, लेकिन इस मिस्टीरियस प्रिंटर के अंदर सिस्टम की कलाकारी है थोड़ी। ये बस हमारी कहानी का इंट्रो था, जहाँ से हमें इतना तो पता चलता है कि हमारा एमसी एक नंबर का लालची और हरामी मानुष है। लेकिन आखिर ये प्रिंटर जैसी खतरनाक आइटम उसके हाथ में लगी कैसे? उसके पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग की लिफ्ट के बाहर खड़ा रहकर अपनी पड़ोस वाली फुलझड़ी को ताड़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या बंदी है यार, ये रोज जिम में जाती है और भाई क्या फिगर है उसका। लेकिन उसको देखने से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये साली मेरे टाइप की होगी भी। साला यही तो दिक्कत है जिंदगी में, अपने टाइप का तो कोई मिलता ही नहीं है। आखिर मुझ जैसा एक गरीब बंदा क्या ही कर सकता है, बस एक सस्ता सा सेकंड हैंड प्रिंटर लेने के अलावा। और साले प्रिंटर तू भी बीच में बंद मत पड़ जाइयो, तेरे भाई ने अपनी जेब सुखा दी है तुझे लेने में। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा उस प्रिंटर को यूज करता है और एक सेकंड हैंड प्रिंटर होने के बावजूद उसे काफी मस्त रिजल्ट मिलते हैं। और तभी उसको उसके हरामी दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि वो लोग उसके घर पे आना चाहते हैं। और ये बात तो उसे भी पता होती है कि वो लोग सिर्फ यहाँ पर फोकट का खाना पेलने के लिए आने वाले हैं। लेकिन ये चीज सोचते हुए जब उसकी नजर वापस से प्रिंट किए गए हुए कागज पर पड़ती है, तो वो देखता है कि जिन जूतों को उसने प्रिंट किया था वो सच में उसके सामने पड़े हैं। और ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। अबे माँ की आंख, ये क्या है? ये फोटो तो मैंने अभी बस प्रिंट की थी, लेकिन वो जूते असली बन चुके हैं। ओ भैंस की आंख, क्या चमत्कार है। मतलब मैं जो प्रिंट करूंगा वो सारी चीजें असली हो जाएगी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने में ये हरामी मानुष जरा सा भी टाइम नहीं लगाता, मतलब जरा सा भी नहीं, और अपने पूरे घर को आइकॉनिक चीजों से भर देता है। और ऐसे ही अपनी खुशी को मस्त 1-2 घंटे एंजॉय करने के बाद वो वापस से देखता है कि उसके वो नए जूते वापस से प्रिंट वाला पेपर बन चुके हैं। अबे मैं क्या सपना देख रहा था? लेकिन मैंने देखा था वो मेरे सामने था। और तभी वो पलट कर देखता है, क्या इसकी माँ का सब कुछ ही पेपर बन गया वापस से? मतलब मैं सपने में नहीं हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पर थी। यानी कि इस प्रिंटर की प्रिंट में टाइम लिमिट है। और हम देखते हैं कि वो अपने फोन के अंदर टाइम को देखता है कि आखिर किस टाइम पर उसने अपनी पहली प्रिंट निकाली थी। और उसे पता चलता है कि उस चीज को 2 घंटे हो चुके हैं। यानी कि इस प्रिंटर से निकाली गई किसी भी आइटम की प्रिंट सिर्फ 2 घंटे तक असली ऑब्जेक्ट में अपीयर रहती है। मतलब यहाँ पर इस भाई को चीट कोड पता चल चुका है और अपनी हरामी स्माइल के साथ वो मल्टीपल चीजों को प्रिंट करना शुरू कर देता है। और बैकग्राउंड में हम उसकी आवाज सुनते हैं, अगर ऐसी बात है कि मेरे पास बस 2 घंटे हैं तो इससे तो मैं कई सारी आइटम्स को प्रिंट करके तुरंत ही बेच सकता हूँ, जिससे मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो काफी महंगी और ब्रांडेड आइटम काफी ज्यादा कम प्राइस में लोगों को चिपका देता है। लेकिन ऐसा करके भी उसे अच्छे खासे रोकड़े मिल जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे अपने दोस्त मिनशॉक का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि सारे भाई लोग वापस से मिलकर रियूनियन मनाने वाले हैं, तो भाई तेरे को भी वहाँ पर आना ही पड़ेगा। लेकिन अपने दोस्त की ये बात सुनकर उसे अपनी पिछली मेमोरीज याद आती है और वो कहता है, साला जब पिछली बार रियूनियन हुआ था तब उन लोगों ने मेरी कितनी गंदी खिंचाई की थी, आखिर उसमें मेरी गलती तो थी भी नहीं, मैं गरीब हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष। और ऐसे ही उदासी से सोचते हुए उसकी नजर अपने ओपी प्रिंटर पर पड़ती है। लेकिन यहाँ से फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बार का सीन, जहाँ पर सारे दोस्त एक साथ मिलकर बैठे होते हैं और अपनी अपनी सक्सेस के राग अलाप के इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और यहाँ पर बातों बातों में ये लोग कहते हैं कि आखिर ये बार कितना ज्यादा दूर है, क्योंकि अपने स्पॉट से यहाँ तक आने में हमें बस से भी 1 घंटा लग सकता है। तो तेरा बहुत शुक्रिया युनसुक कि तू टाइम निकल के यहाँ पर आया। यानी कि हमारे लौंडे का नाम युनसुक है और वो कहता है हाँ भाई, ये आने जाने की दिक्कत तो चलती रहती है, लेकिन लौंडो आज तुम्हारा भाई दारू नहीं पी सकता, क्योंकि यहाँ से मुझे अकेले को ही ड्राइव करके घर पे जाना है। अबे साले, तेरे पास कार है क्या, या फिर कोई व्हीकल? अबे वो बस की बात कर रहा है, वो भी तो एक व्हीकल ही है ना। अबे युनसुक, तुझे चढ़ तो नहीं गई? क्या बके जा रहा है? क्या तू अपने बाप की कार लेकर आया है? अबे नहीं सालो, ये है अपन की कार। यानी कि ये भाई ने फरारी को ही प्रिंट करके अपने पास मंगवा लिया है, लेकिन युनसुक के दोस्तों को ऐसा लगता है कि वो असलियत में उसकी ही कार है। यानी कि यहाँ पर इस बार युनसुक ने ऊनो रिवर्स कर दिया होता है और इन लोग को यहाँ पर फील होता है कि साला हम लोग कितना गरीब है। हाँ तो लौंडो, मैं तो अब निकलता हूँ, लेकिन टाइम रहते तुम भी बस में निकल जाइयो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल लेता है और घर पे आने के बाद वो अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है कि क्या ही मजे आ गए अपने दोस्तों के मुंह में गोटे लाने पर। और यहाँ पर युनसुक सोचता है कि साला अगली बार ना अब तो लैम्बोर्गिनी लेकर जाऊंगा। पर तभी उसके पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ हो जाती है, तो वो अपने मोबाइल में मस्ट 5 स्टार रेस्टोरेंट को सर्च करता है और उसके इंस्टाग्राम में जाकर उसकी सबसे लजीज डिश की फोटो वो प्रिंट करता है। अब मजा आएगा खाने में। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि प्रिंट निकलने के कुछ ही सेकंड्स के बाद युनसुक काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि युनसुक ने गलती से उस खाने की डिश के साथ साथ उस आधी मॉडल को भी प्रिंट कर दिया है और उसका गॉड लेवल का थकेला प्रिंटर इतना ज्यादा पावरफुल निकला कि वो लिविंग चीजों के भी प्रिंट को एक असली ऑब्जेक्ट बना सकता है। और इसीलिए युनसुक यहाँ पर इस आधी लड़की को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने भी लगता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन भी नहीं हो रहा कि आखिर मैंने एक जीती जागती आधी इंसान को प्रिंट कर दिया। आखिर ये सब अचानक से क्या होने लगा? क्या ये प्रिंटर सच में फोटो में रहे इंसान की कॉपी बना सकता है, वो भी रियलिटी में? और हम देखते हैं कि उसके रूम के अंदर वो आधी मॉडल भी चिल्लाने लगती है, तो युनसुक अपने आप को संभालते हुए उसका मुंह तुरंत ही बंद कर देता है। भाई साहब, आज तक जिंदगी में इतना भयानक नजारा नहीं देखा मैंने। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि युनसुक ने उस लड़की के मुंह को मस्त सील पैक कर दिया है और बेचारा बैठा बैठा राह देख रहा है कि आखिर कब 2 घंटे पूरे होंगे, उसके बाद आगे का सोचूंगा कि क्या करना है। लेकिन तभी कोई उसके दरवाजे को खटखटाता है। अबे साला, अब कौन आ गया? मेरे घर पे तो वैसे भी मेहमान नहीं आते। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे पता चलता है कि ये वही पड़ोसन है जिस पर उसको क्रश था और वो यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले युनसुक के रूम में से जो आवाज आ रही थी उससे वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अरे सॉरी, माफ कर दो, मैं आज टीवी को ज्यादा ही आवाज तेज करके देख रहा था। सॉरी। हाँ, लेकिन अगली बार से ध्यान देना, अगर आइंदा मुझे इतनी आवाज सुनाई दी तो मैं तुम पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। और ऐसी वार्निंग देकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। भाई साहब, आज तो मैं जैसे तैसे बच गया, लेकिन अगली बार से मुझे काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। और वहीं पर युनसुक को वो आधी लिविंग बॉडी देख ये ख्याल आता है कि अगर प्रिंट किया गया इंसान ही रियल बन जाता है तो मैं उसी को प्रिंट क्यों ना करूं। और ये कहते ही उसकी हरामी स्माइल के साथ हम देखते हैं कि वो अपने नए कारनामे पर लग चुका है और उस मुजरे वाले प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी पड़ोसन को ढूंढता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल आसान काम था क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर होती है। और युनसुक बिना टाइम वेस्ट किए उसकी फोटो को डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रिंट कर देता है और मस्त सोफे पे बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि कब वो असली बनेगी और उसके सामने मुजरा दिखाएगी। लेकिन रियलिटी में आते ही उसकी प्रिंटिंग पड़ोसन युनसुक के मुंह पर सीधा डंबेल इफेक्ट के मारती है, जो कि लिटरली फोटो के अंदर भी उसी के हाथ में था। और युनसुक की भयानक शक्ल देखकर हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ चिल्ला के बाहर भाग जाती है। मतलब यहाँ पर उस प्रिंटिंग पड़ोसन को ऐसा लगता है कि वो असलियत में कोई इंसान है और युनसुक उसे किडनैप कर चुका है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग रही होती है। तो युनसुक भी उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि बिल्डिंग की लिफ्ट तो मेंटेनेंस के कारण से बंद है, तो आखिर वो गई कहाँ पे। लेकिन तभी उसको बिल्डिंग की सीढ़ियों से किसी के गिरने की आवाज आती है और वहाँ जाते ही वो देखता है कि उसकी प्रिंटिंग पड़ोसन वहीं पर आकर गिर गई है। तो वो गुस्से में उसे पकड़कर घसीटकर घर में लाता है और उसे मस्त टेप से बांध के कोने में बिठा देता है और बोलता है, आखिर साला ये सब करने का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि कॉपी वाली का बिहेवियर भी बिल्कुल असली वाली की तरह है। हट साला, मैं तो एक गेम भी नहीं खेल पाया उसके साथ। चलो छोड़ो, अब तो मुझे 2 घंटे तक और वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब आगे काम करने के लिए मेरे पास पेपर भी नहीं बचे, तो मुझे वो भी लाने पड़ेंगे। और युनसुक जब ये सारी चीजें सोच रहा होता है तब हम देखते हैं कि उसकी हॉस्टेज प्रिंटिंग पड़ोसन
अपनी जगह से उठकर डायरेक्टली उसे एक खतरनाक धक्का देती है और वापस से वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है। आखिर साली ये कर क्या रही है, अब तक ये नाटक ही कर रही थी बेहोशी का। लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजा बंद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती और युनसुंग गुस्से में उसके बाल पकड़कर उसे खतरनाक धक्का देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर सुन्न पड़ जाती है। और युनसुंग बोलता है, चलो अच्छा है, कम से कम आवाज तो शांत हुई। अब वैसे भी सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं, उसके बाद ये वैसे भी पेपर ही बन जाएगी। लेकिन तभी उसके फ्लैट की खिड़की से उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है और नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी वही पड़ोसन वहाँ पर पुलिस लेकर आ चुकी है। और ये देखकर युनसुंग के मुंह में गोटे आ जाते हैं। अब यहाँ पर युनसुंग भी हमारी तरह फुल कंफ्यूज होता है और कहता है, व्हाट द फक, आखिर साला चल क्या रहा है यहाँ पर? मैंने तो उस साली पड़ोसन को छुआ तक नहीं, तो वो पुलिस लेकर क्यों आई है? लेकिन तभी उसकी नजर उस प्रिंटिंग पड़ोसन पर पड़ती है जिसकी बॉडी अभी तक डिसअपीयर नहीं हुई, यानी कि टाइम लिमिट क्रॉस होने के बावजूद अभी तक वो पेपर क्यों नहीं बनी। ये देखने के लिए युनसुंग उसके पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो खून पड़ा हुआ है। क्या ये असली इंसान है? और यहाँ पर सीन शिफ्ट होते ही हमें थोड़ी देर पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो प्रिंटिंग पड़ोसन जब भाग रही होती है तब वो असली वाली पड़ोसन से टकरा गई होती है, जिसकी वजह से वो असली वाली पड़ोसन सीढ़ियों पर गिर जाती है, जिसकी आवाज को युनसुंग सुनता है और फिर उसे पकड़कर अपने फ्लैट के अंदर ले जाता है। यानी कि अभी जो उसके फ्लैट के अंदर डेड बॉडी पड़ी है वो असली वाली पड़ोसन की है, ना कि प्रिंटिंग कॉपी की। और जो लड़की पुलिस लेकर आई है वो है उस पड़ोसन की प्रिंटिंग कॉपी, जो कि उसे धक्का देकर भाग गई थी। तो यहाँ पर हमारी तरह युनसुंग को भी बहुत जल्दी ये सारी चीज रियलाइज हो जाती है। नहीं, क्या मैंने गलती से इसे मार डाला? लेकिन मैंने ये जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वो है। लेकिन युनसुंग आगे कुछ सोचता तभी पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। मतलब यहाँ पर उसके काफी गंदे वाले लग गए होते हैं, लेकिन पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए मस्त दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और अंदर का नजारा देखकर पुलिस के भी गोटे मुंह में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर युनसुंग भी निपट चुका है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी होती है और उन डेड बॉडीज को ले जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं युनसुंग को, जो लिटरली अभी भी जिंदा होता है और बिल्डिंग के पीछे छुप के ये सारी चीजें देख रहा होता है। और यहाँ पर हमें वापस से थोड़ी देर पहले का पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिर युनसुंग जिंदा कैसे बचा। युनसुंग अपने घर में बिना टाइम वेस्ट किए अपने आप की एक फोटो क्लिक करता है और उसे तुरंत ही प्रिंट कर देता है। और जैसे ही उसकी कॉपी रियलिटी में अपीयर होती है तो वो तुरंत ही उस पर चाकू लेकर टूट पड़ता है। यानी कि अपार्टमेंट के अंदर हमने जो डेड बॉडी देखी वो असली युनसुंग की नहीं थी, बल्कि उसकी कॉपी की थी। और पुलिस उसके रूम के अंदर घुसती उससे पहले ही वो वहाँ से एस्केप कर लेता है और डस्टबिन के अंदर छुप जाता है। और ऐसे असली वाला युनसुंग अभी भी जिंदा है। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर इस पूरे वाकये को कुछ घंटे बीत चुके हैं और युनसुंग मस्त कार के अंदर अपने प्रिंटर के साथ वहाँ से निकल चुका होता है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये तरकीब काम करेगी। दुनिया की नजरों में विक्टिम और किलर दोनों ही मर चुके हैं, यानी कि केस पूरे तरीके से क्लोज हो चुका है। अब मैं आजाद हूँ और जब तक मेरे पास ये प्रिंटर है तो मैं दुनिया भर के किसी भी कोने में अपनी जिंदगी को वापस से शुरू कर सकता हूँ। लेकिन ये सारे सपने देखने के अंदर युनसुंग बेचारा भूल चुका है कि वो हाईवे के ऊपर है और इसी बीच उसके सामने से मस्त मोटी सी ट्रक आ रही होती है। और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है ठीक वैसा ही होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब हो गई उसकी नई जिंदगी शुरू। लेकिन यहाँ पर वो ट्रक वाला इंसान काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो वो उसकी कार के पास आकर उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है युनसुंग की मदद करने के लिए। लेकिन कार का दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि कार के अंदर तो कोई इंसान ही नहीं है, बस ड्राइविंग सीट पर एक प्रिंटिंग फोटो पड़ी हुई है और साइड वाली सीट में बस एक पुराना सेकंड हैंड प्रिंटर है। और यहाँ पर इस स्टोरी के अंत में हम देखते हैं युनसुंग की फोटो को, जो कि बिल्कुल उसी पोज में होती है जब वो कार के अंदर अपने रंगीन सपने देख रहा था। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, हमारे मन में काफी सारे सवाल छोड़कर कि आखिर युनसुंग आखिर में एक प्रिंटिंग फोटो कैसे बना, क्योंकि वो तो एक जीता जागता इंसान था। लेकिन जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर देखा कि अगर युनसुंग जीता जागता इंसान था तो आखिर उस डेड बॉडी में से खून क्यों निकल रहा था? तो क्या युनसुंग की प्रिंटिंग बॉडी ने रियलिटी में आते ही अपने आप को बचाने के लिए अपने असली वर्जन को ही मार डाला? मेरे हिसाब से तो मुझे यही थियरी करेक्ट लगती है और इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। तो जैसा कि हमने चैप्टर के मिड में देखा कि युनसुंग भूख लगने पर 5 स्टार होटल का खाना प्रिंट करता है, तो उसी के साथ वो आधी मॉडल भी प्रिंट हो जाती है
और वो ज्यादा शोर शराबा ना करे उसके लिए युनसुंग उसके मुंह को सील पैक कर देता है, जिसकी वजह से उस आधी बॉडी के मुंह में से काफी सारा सलाइवा निकल रहा होता है। लेकिन 2 घंटे की टाइम लिमिट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो बॉडी वापस से प्रिंट पेज पर जा चुकी होती है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी ह्युनसुंग ने करी थी। तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में ये जो कार के अंदर ह्युनसुंग था वो असलियत में प्रिंटिंग कॉपी वाला ही था। मेरी ये थियरी गलत भी हो सकती है, लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपकी क्या थियरी है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।